नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नितिका। तो आज हम आधुनिक भारत के कृषक आंदोलनों के विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने अन्य जन आंदोलन और आदिवासी या जनजातीय आंदोलन पर बात कर चुके हैं। तो आज हम कृषक आंदोलन के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो मुख्य मुख्य आंदोलन हो चुके हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे और लास्ट में हम वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों पर। उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ, भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव, किसानों पर अत्याचार, नई भू राजस्व व्यवस्था, उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था। तो ये प्रमुख कारण हम देखते हैं किसान आंदोलनों के। देखिए, अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शोषण का कहर भारतीय किसानों पर ही सबसे ज्यादा पड़ा था। जो इनकी आर्थिक नीतियां प्राचीन काल से जो किसान जैसा जीवन यापन करते आ रहे थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसकी वजह से हम किसान आंदोलन देखते हैं। कंपनी के आने के साथ ही उनका मुख्य आधार उनका लाभ कमाना था यहाँ पर। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी व्यवस्था परिवर्तित की। तो अगर हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो रैयतवाड़ी के अंतर्गत तो सीधे वो किसानों से लगान वसूल करते थे। ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से लगान वसूल करती थी, जैसे कि हम दक्कन विद्रोह में देख सकते हैं। वहां पर इतना ज्यादा सरकार ही सीधे शोषण करती थी। और जबकि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या हुआ, यहाँ पर जमींदार वर्ग शोषण के लिए तैयार बैठा था, तो यहाँ पर उन्होंने शोषण किया। अच्छा, इन सब के साथ चाहे वो महालवाड़ी व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी हो या स्थायी बंदोबस्त हो, इन सभी जगह पर एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ जिसे महाजन वर्ग या व्यापारी वर्ग भी हम देखते हैं। ये महाजन वर्ग चूंकि ये समृद्ध थे, इनके पास पैसा था, तो किसान लगान चुकाने के लिए इनके पास जाते थे कर्ज लेने के लिए। और कर्ज की इतनी ज्यादा ब्याज इन पे डाला जाता था कि जिसकी वजह से इनकी कमर टूट जाती थी। और ये बेचारे इतने शोषित ये लोग हुए कि यहाँ पर उनके पास खाने तक के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। मतलब खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं बचता था, ये इतने शोषित हो चुके थे अब तक आते आते। और चलिए, ये बात हुई महाजनों की। अच्छा, महाजन क्या करते थे? महाजन अनपढ़ तो होते ही थे किसान, इनसे झूठी रकम लिखवा करके, उसमें गलत रकम लिखवा करके या कम रकम लिखवा करके उनकी जमीनों को जब्त कर दिया करते थे। तो जमीनों को जब्त करने के कारण भी चूंकि ये वैसे ही बेगार या दास जैसी इनकी स्थिति हो जाती थी, ये भी था। और शोषण की हद तो तब देखिए कि जो बगान मालिक होते थे या ये जो बड़े जमींदार होते थे या ये इवन महाजन वर्ग भी, ये लोग लठैत रखते थे। और इवन 50-50, 100-100 लठैत गांव में भेज दिया जाता था और किसानों को इतना मारा पीटा जाता था, महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता था। तो इसकी वजह से इनका जो है विद्रोह यहाँ से प्रारंभ हुआ। और अगर हम हस्तशिल्प के विनाश की बात करें तो देखिए, जब छोटे छोटे उद्योग तबाह होने लग गए भारत में, तो जो वो लोग थे जो छोटे छोटे उद्योगों को खोल करके काम किया करते थे, वो उनका भी दबाव जो है कृषि पर आ गया। अब वो भी कृषि करने के लिए ही मजबूर हो गए, क्योंकि उनके पास अन्य कोई व्यवस्था तो बची नहीं। तो वो सीधे इसीलिए कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ा। और अगर हम प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किया, तो इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने मजिस्ट्रेट जो होते थे वो तो यूरोपीय ही व्यक्ति होते थे। तो 1858 के आसपास हम लोग देखते हैं कि करीब 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वहां पे नियुक्त किया गया। तो भाई, किसानों के फेवर में तो कभी कोई डिसीजन आ ही नहीं सकता था। आज हमारे आपके पास ये व्यवस्था है कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हमें न्यायपालिका नजर आती है और न्याय हमें मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हैं, तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हमें हमारे सामने व्यवस्था है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। और सुनवाई न होने के कारण किसानों के सामने केवल एक रास्ता बचा, वो था किसान आंदोलन। और वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नील विद्रोह। तो देखिए, नील संघर्ष जो था वो मूलतः नील को ही लेकर हुआ था। यहाँ पर ये बंगाल में हुआ था, 1859 और 60 में हुआ था।
बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ से ये प्रारंभ हुआ। इसकी कहानी तो ये है कि बंगाल में यहाँ पर जो काश्तकार थे वो चावल की खेती उगाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे चावल बहुत अच्छा होता था और उन्हें इससे लाभ भी होता था किसानों को। लेकिन उन्हें जबरन चावल की खेती ना करा करके नील की खेती करने के लिए प्रेशर किया गया कि आप नील की खेती करोगे। उसके बाद और ये जो नील उत्पादक थे, ये जो मालिक थे, ये ज़्यादातर यूरोपीय व्यक्ति थे। अच्छा, नील उत्पादक क्या करते थे कि मामूली सी रकम देकर किसानों से पेपर पर अपना उनका हस्ताक्षर ले लेते थे, अंगूठा ले लेते थे, क्योंकि ये तो अनपढ़ होते थे। और सबसे बड़ा झगड़े की जड़ यही थी कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी खुद इस मामले में बात कही थी कि सारे झगड़े की जड़ नील उत्पादक बिना पैसे दिए ही रैयतों को नील की खेती करने पर मजबूर करते हैं। तो सबसे बड़ी कारण यही था। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। बंगाल के काश्तकारों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। सितंबर 1859 में स्थानीय दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती को बंद कर दिया। नील विद्रोह को बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, धर्म प्रचारकों, छोटे जमींदारों, महाजनों का भी सहयोग प्राप्त था। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की इसमें विशेष भूमिका रही है। अत्याचार का विवरण दीन बंधु मित्र के नील दर्पण में भी उपस्थित हुआ है। अच्छा देखिए, नील आंदोलन काफी संगठित आंदोलन था। इवन हिंदू पैट्रियट के संपादक ये जो हरीशचंद्र मुखर्जी, इन्होंने ये बात कही थी कि ये आंदोलन विश्व में जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे कहीं से भी कमतर नहीं है। तो मतलब इतनी व्यापक तरीके से किसान आंदोलन ये हुआ और काफी हद तक ये सफल भी रहा। तो हरीशचंद्र मुखर्जी के जो हिंदू पैट्रियट था, इन्होंने डे बाय डे इन्होंने इस किसानों की समस्याओं को और क्या आंदोलनों में चल रहा है ये डेली इन्होंने न्यूज़पेपर में इसको छापा। और बुद्धिजीवियों, प्रचार, अच्छा ये सभाएं भी करते थे ये किसान जो है, तो उसके माध्यम से भी नील आंदोलन को, इनके साथ जो शोषण होता है उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ। तो शहरी वर्ग भी इनके साथ आया था फेवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह की अगर बात की जाए तो ये 1873 से 76 के मध्य बंगाल में ही हुआ था। अच्छा, पावना विद्रोह जो है पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पर क्या हुआ कि पावना विद्रोह और नील आंदोलन में काफी अंतर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। जैसे कि 1850 के अधिनियम 10 के तहत ये व्यवस्था थी कि किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, चाहे वो जमींदार हो या वहाँ की पुलिस हो, कोई इसको नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि जमींदारों को तो भाई लाभ कमाना था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करना था, तो उनको एक रास्ता ये दिखा कि जमीनों को इनकी जब्त किया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्रोह हुआ। तो जमींदारों के शोषण के कारण पावना विद्रोह हुआ। शोषण के विरुद्ध यूसुफ जाही परगना में एक किसान संघ की स्थापना भी की गई थी। साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बचने के लिए 1874 में सुरूर तालिका से विद्रोह प्रारंभ हुआ। बुलोटीदार को जमींदारों के कार्य करने पर रोक। अच्छा, बुलोटीदार कौन होते थे? जैसे कि गांव में होते हैं, जैसे ये धोबी और मोची, नाई, इन लोगों को काम करने से जमींदारों के यहाँ रोका गया। एक तरह से सामाजिक बहिष्कार भी किया गया और ये कहा गया अगर जो व्यक्ति उनके यहाँ जाकर काम करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी इन्होंने काम किया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद्रोह के कारणों की जांच हेतु आयोग का गठन किया गया जिसने किसानों के ऋणग्रस्तता को विद्रोह का एकमात्र कारण बताया। आयोग की सिफारिश के आधार पर 1873 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। पावना विद्रोह सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण है। अच्छा, यहाँ भी बुद्धिजीवी वर्ग जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी तथा आर.सी. दत्त ने आंदोलन का समर्थन किया था। प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल। अब हम दक्कन विद्रोह की बात करते हैं जो 1874-75 में हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर विद्रोह का कारण सीधे ये था। अच्छा, एक पॉइंट हम भूल गए हैं। यहाँ पर पावना विद्रोह चूंकि जमींदारों के विरुद्ध था, तो यहाँ पर जो नारा दिया गया किसानों के द्वारा वो ये था कि हम महारानी के रैयत हैं
और हमें उनसे कोई समस्या नहीं है और हम उन्हीं के रैयत रहना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ। ये महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ के किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहाँ पर क्या हुआ, 1860 में जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर कपास की मांग यूरोपीय देश में बहुत बढ़ गई। तो कपास की मांग बढ़ने से यहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात होने लगा, तो किसानों को ठीक ठाक कीमत भी यहाँ पर मिलने लग गई थी। लेकिन जब गृह युद्ध समाप्त हुआ, उसके पश्चात कपास का एक तो निर्यात भी कम होने लगे और कपास की कीमत में भी गिरावट हुई, जिसकी वजह से किसानों का स्थिति खराब हुई। दूसरा कारण ये था, एक तो यहाँ पर अकाल भी पड़ा, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति खराब हुई। तीसरी बात ये थी कि जितना लगान सरकार के द्वारा लगाया जा रहा था, उसका 50% अधिक वसूल किया जाने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 तरह से किसानों पर मार पड़ी और इस वजह से यहाँ पे दक्कन विद्रोह हुआ। तो देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। 1867 में सरकार द्वारा लगान की दर में 50% वृद्धि हो गई। कई वर्ष से लगातार फसल के खराब होने के कारण किसानों को लगान की अदायगी हेतु साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिससे कि आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। चलिए, मोपला विद्रोह के विषय में बात करते हैं। मोपला विद्रोह वैसे तो काफ़ी लंबा विद्रोह रहा, लेकिन जो मेन क्वेश्चन में भी आता है वो है 1921 का मालाबार में, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान थे ये मोपला। मालाबार के हिंदू नंबूदरी एवं नायर उच्च जाति भूस्वामियों के बटाईदार या काश्तकार हुआ करते थे। अच्छा, ये विद्रोह सांप्रदायिक था। 1936 से 54 के मध्य कई विद्रोह हुए। देखिए, 22 विद्रोह हुए थे और 1921 में एक विद्रोह हुआ, द्वितीय मोपला विद्रोह। कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर यह सांप्रदायिक एवं राजनीतिक स्वरूप धारण किया इसमें। अच्छा देखिए, ये सांप्रदायिक क्यों था? यहाँ पे जो काश्तकार थे या रैयत थे वो मुस्लिम थे और जो जमींदार थे वो थे हिंदू, यानी उच्च जाति के नायर हिंदू। तो इस तरह से एक ये सांप्रदायिक हुआ, क्योंकि इनको लगा कि ये हिंदुओं के द्वारा काश्तकारों का या मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, तो इस वजह से ये सांप्रदायिक हो गया विद्रोह। जैसे कि हम पहले देखते हैं, पावना विद्रोह में भी देखते हैं, नील में भी देखते हैं, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द हमें देखने को मिलता है, जबकि मोपला विद्रोह में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बल्कि ये सांप्रदायिक राजनीति को जन्म देने वाला विद्रोह दिखता है। चलिए, 15 फरवरी 1921 को सरकार द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया, याकूब हसन तथा के माधवन नायर को गिरफ्तार किया। यहीं से ये विद्रोह जो है प्रारंभ हो गया। धार्मिक गुरु अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में विद्रोह अत्यधिक उग्र हो गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि इन्हें ये नारा भी ये दिया गया और कई जगह पर जब सभाएं हुई मोपलाओं की, तो यही कहा गया कि अगर आप इस विद्रोह में भाग लेंगे, और चूंकि ये विद्रोह हिंसक था, तो अगर आप भाग लेंगे और कुछ करेंगे इसमें, तो आप अहेदियों की तरह स्वर्ग जाएंगे, यानी कि आपको सीधे जन्नत मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी बात की गई थी। चलिए, फड़के आंदोलन के बारे में बात करते हैं। 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ। बुद्धिजीवियों तथा जन साधारण को जागरूक करने का प्रयास किया था। अच्छा, ये आंदोलन चूंकि ये बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने एमजी रानाडे का जो धन के बहिर्गमन पर व्याख्यान सुना था, उसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत था। उसके बाद फिर 1876 और 77 में जो पश्चिमी भारत में अकाल पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने किसानों के विषय में कार्य किया और फड़के आंदोलन ने वहां से जन्म लिया। अच्छा, इसके अंतर्गत हिंदू राज्य की स्थापना का भी नारा दिया गया। 1880 में फड़के गिरफ्तार हुए, जहां 3 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। फड़के की मृत्यु के पश्चात 1887 तक दौलता रामोसी के नेतृत्व में आंदोलन सक्रिय रहा। अब देखिए, हम चंपारण सत्याग्रह के विषय में बात करेंगे। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह भी नील के को लेकर ही विद्रोह हुआ था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, जबकि जो नील आंदोलन अभी हम 19वीं सदी का पढ़ करके आए हैं वो हुआ था बंगाल में। तो चंपारण सत्याग्रह एक तरह से पहला गांधी जी का राजनीतिक सफल आंदोलन था ये, जो किसानों के लिए गांधी जी ने
कार्य किया था इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। बिहार के किसानों और अंग्रेज बागान मालिकों के मध्य समझौता, जिसमें किसानों को अपने कृषिजन क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। इसे तिनकठिया पद्धति भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक रंगों की खोज के कारण बागान मालिकों द्वारा नील कारखाने बंद किए जाने लगे। अच्छा, जब नील कारखाने बंद किए जाने लगे तो किसानों को जो उनकी इनकम थी थोड़ी बहुत, वो भी खत्म होने लगी। और जो समझौता था कि आपको नील के बदले इतना रकम मिलेगा, वो सब खत्म होने लग गया। फिर भारी लगान की जो मांग थी उसके परिणाम स्वरूप, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो समझौते से मुक्ति हेतु भारी लगान की मांग परिणाम स्वरूप विद्रोह। अच्छा, नील बागान मालिकों ने ये कहा कि अगर आप जो हमारे आपके मध्य समझौते हुए हैं, अगर आपको उससे मुक्त होना है तो आप हमें इतना लगान लगान दे दीजिए, तो आपको हम मुक्त कर देंगे। तो इतना ज़्यादा लगान तो किसानों के पास था नहीं कि वे दे सकते थे। तो इस तरह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपने हेतु लखनऊ में उनसे मुलाकात की। ये लखनऊ ध्यान करिएगा कि कहाँ पर गए मुलाकात की थी, तो लखनऊ में, और राजकुमार शुक्ल ने। भारत में सत्याग्रह प्रयोग का महात्मा गांधी द्वारा यह प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी थे। ये सारे नेम आपको ध्यान रखने हैं। जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधीज राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा तथा जेबी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा था। किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच हेतु एक आयोग स्थापित किया था, जिसके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की गई। साथ ही वसूल किए गए धन का 25% भाग वापस किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस आते ही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए खेड़ा आंदोलन की तरफ चलते हैं। ये 1918 में गुजरात में हुआ था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का सहयोग किया था। सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया, जिसमें उल्लेख था कि लगान उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ हो। तो बारडोली सत्याग्रह पर बात करेंगे। ये 1928 में हुआ था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो सूरत गुजरात के बारडोली तालुके में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन था। ये कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों के साथ साथ काली पराग जनजाति के लोगों ने भी भाग लिया था। ये जनजाति का नाम याद रखिएगा। काली पराग जनजाति हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करती थी। ये हाली पद्धति नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसानों के समर्थन में 1922 से ही कल्याण जी, कुंवर जी, दयाल जी ने आंदोलन चलाया था। बाद में सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। 1927 में काली पराग के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें रानी पराग की संज्ञा दी थी। 4 फरवरी 1928 को किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। पटेल ने जांच कराने की मांग की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। ये संस्था का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारडोली मामले की जांच का आदेश दिया। इसमें 30% लगान को अवैध करार देकर सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% किया। यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इसमें भी सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए तेभागा आंदोलन। 1940 का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का यह आंदोलन, जिसका नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने किया था। आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका बंगाल किसान सभा की थी, जिसमें बटाईदारों की यह मांग थी कि उन्हें उपज का तिभागा अर्थात 1/3 भाग प्रदान किया जाए। बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों मुजफ्फर अहमद, मोनी सिंह तथा सुनील सेन ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
अब तेलंगाना आंदोलन। अच्छा, ये ऐसा आंदोलन है जो कृषक गुरिल्ला युद्ध के रूप में जाना जाता है, और ये आंदोलन 1946 जुलाई में प्रारंभ होकर के 1951 यानी आज़ादी के बाद तक ये आंदोलन चलता रहा था। ठीक है। किसान संगम के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर ये आक्रमण करते थे। आंदोलन से करीब 30 लाख लोग प्रभावित थे। तो ये बहुत बड़े एरिया में और बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित किया इस आंदोलन। अब हम किसान सभा के विषय में बात करेंगे। अवध किसान सभा। चलिए, फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था, जिसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे ये। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शोषण के विरुद्ध प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया। उत्तर प्रदेश किसान सभा में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल, दुर्ग पाल सिंह की प्रमुख भूमिका थी। बाबा रामचंद्र के अनुरोध पर 1920 में जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन से जुड़े। फिर यह उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। अच्छा, 19वीं सदी के किसान आंदोलन 20वीं सदी के किसान आंदोलनों की एक ये विशेषता हम देखते हैं कि वो तो राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कि सहयोग आंदोलन, फिर हम आगे देखेंगे विज्ञान आंदोलन के साथ भी कई सारे किसान जुड़े। तो वहां पर एक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े और इन्हें पूरे राष्ट्र में इनको एक व्यापक पहचान भी मिली। जबकि जो 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन है वो अत्यधिक उग्र और हिंसात्मक रहे, क्योंकि एक तो शोषण की जो व्यवस्था थी वो पहले की अपेक्षा अब उतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि पहले जमींदार और महाजन या व्यापारी वर्ग का अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त किया गया। तो यहाँ पर 20वीं सदी में ये चीजें हम नहीं देखते हैं। यहाँ पे गांधीवादी आंदोलन के तहत इतनी अधिक हिंसा हम नहीं देखते हैं। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ आदि ने कार्य किया था। 1921 के अंत से 1922 के प्रारंभ तक किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। यह किसान आंदोलन इस मामले में भिन्न था कि इसमें काश्तकारों के साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। अच्छा, ये आंदोलन हिंसात्मक भी हुआ। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तब ये जो है हिंसा पर अपने विद्रोह को ले आए। अखिल भारतीय किसान सभा। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। एनजी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया था। फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समय उनके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अन्य नेता राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा कमल सरकार थे। अन्य तथ्य: बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकरम खान, अब्दुल रहीम, फजलुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की गई। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1857 के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आंसर इसका होगा नील आंदोलन। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? उत्तर: नई खोजों के कारण विश्व में इसका अलाभकारी होना। नेक्स्ट, नील दर्पण 1860-61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है। इसका लेखन किसने किया था? आंसर: दीनबंधु मित्र। बंगाल के फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर: हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियां ने। किस कृषक आंदोलन में यह नारा दिया गया था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? आंसर: फराजी आंदोलन। किस कृषक आंदोलन में आंदोलनकारियों का यह नारा था कि हम सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? उत्तर: पावना विद्रोह। किस संस्था ने पावना विद्रोह में किसानों की रक्षा हेतु अभियान चलाया था? उत्तर: इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली।
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तर, केरल के मालाबार क्षेत्र में। किस कृषक आंदोलन के अंतर्गत हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया गया? उत्तर, फड़के आंदोलन। नेक्स्ट, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध सदस्य थे? आंसर, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? आंसर, अवध। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किस स्थल पर कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला? आंसर, फैजपुर। ये फैजपुर आपका महाराष्ट्र में स्थित था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर, एनजी रंगा, जो कि महासचिव थे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा में, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट, किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आंसर, राजकुमार शुक्ल। चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? FG सलाई ये अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदानी और राजा हरि प्रसाद नारायण और G रैनी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? NG रंगा ने। किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? आंसर, NG रंगा ने। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंसर, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम। इसकी डेट है 18 अप्रैल 1951। ये डेट जरूर याद रखिएगा, ये पोचमपल्ली भी ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर, विनोबा भावे। तो चलिए आज यहीं तक, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।